अस्सलाम वालेकुम। 16 दिसंबर ज़ाहिर है कि बड़ी एक दर्दनाक तारीख़ है हमारे लिए। तो लेकिन उस पे सकूत ढाका पे इतना कुछ लिखा जा चुका है कि मैं अब मज़ीद उस पर मैं आपको सिर्फ़ एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान में उस वक्त जब टूटा है पाकिस्तान 16 दिसंबर को, उससे पहले 13 साल फ़ौजी हुकूमत थी। यानी 56 का आइन तोड़ा गया, 1958 में मतलब फ़ौजी हुकूमत आई, अयूब ख़ान, और उसके बाद ये तवील हुकूमत अयूब ख़ान की रही, जिसके बाद याह्या ख़ान आ गया और अयूब ख़ान ने अपने ही बनाए हुए आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए अपने बाद उसने यानी जनरल याह्या को इक़्तिदार दे दिया। उसने अपने इस्तीफ़े भी याह्या ख़ान के हवाले किया, स्पीकर के हवाले नहीं किया। खैर, तो हामिद मीर साहब ने एक बहुत अच्छा इस पर अभी हाल ही में कालम लिखा है। मैं उससे चंद हक़ाइक़, पूरा कालम तो मुमकिन नहीं हो सकता वीलॉग में, चंद हक़ाइक़ आपको बता देता हूँ कि जनरल अयूब ख़ान ने 56 का जब आइन मुअत्तल किया, बाय द वे ये 56 का जो आइन है ये 23 मार्च 1956 को मंजूर हुआ था, और इस दिन को हमने यानी पाकिस्तान में उसको यौम जमहूरिया का नाम दिया गया था, और 1957 यानी अगले साल 23 मार्च को यौम जमहूरिया मनाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान रिपब्लिक हो गया था। आइन के बाद रिपब्लिक हो गया था, उससे पहले ब्रिटिश डोमिनियन का भी वही चल रहे थे। तो यौम जमहूरिया था 23 मार्च। अयूब ख़ान ने जो आइन ही तोड़ दिया, तो 23 मार्च को वो क्या करता? यौम जमहूरिया तो मनाने से रहा, वो आइन तोड़ के आया हुआ था। तो उसने फिर उसको, जो हमेशा डिक्टेटर करते हैं, यौम पाकिस्तान, कि पाकिस्तान सबसे पहले तो वो बेसिकली उसकी ज़ात होती है सबसे पहले आमिर की, वो नाम मुल्क का ले रहा होता है वो। तो वो यौम पाकिस्तान, आज तक हम यौम पाकिस्तान ही 23 मार्च को मनाते हैं, विदाउट रियलाइजिंग, और मिसाइल और वो विदाउट रियलाइजिंग कि ये यौम जमहूरिया था। एनीवे, तो 56 का आइन मुअत्तल हो गया, और जब उन्होंने 62 में सदारती आइन नाफिज करने का मंसूबा बनाया, तो उनके बंगाली वज़ीर क़ानून जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहीम ने जनरल अयूब को रोकने की कोशिश की। उनकी किताब डायरीज़ ऑफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहीम में जनरल अयूब ख़ान के साथ उनकी सरकारी ख़तो किताबत शामिल है, जिसमें वज़ीर क़ानून ने सदर पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि सदारती आइन पाकिस्तान तोड़ देगा। पाकिस्तान के फ़ौजी सदर ने अपने बंगाली वज़ीर क़ानून की वार्निंग नज़रअंदाज कर दी। इस सदारती आइन के ख़िलाफ़ मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल आज़म ख़ान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। वो जनरल था आज़म ख़ान, और बाय द वे ही एंजॉयड मतलब स्प्लेंडेड रेपुटेशन इन ईस्ट पाकिस्तान। तो अच्छे बुरे लोग जो हैं वो यानी हर जगह होते हैं। आप ये देखें कि अयूब ख़ान अपनी ज़िद पर कायम रहे, और उन्होंने एक पंजाबी जज जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद मुनीर को अपना वज़ीर क़ानून बनाया। ये वही जस्टिस मुनीर, नज़रिया ज़रूरत। अब जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने अपनी किताब फ्राम जिना टू ज़िया में लिखा है कि 1962 में वज़ीर क़ानून बनाने के बाद जनरल अयूब ख़ान ने मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक बंगाली वज़ीर रमीज़ुद्दीन के पास मुझे भेजा, और मैंने उन्हें कहा कि आप हमसे अलहदगी इख्तियार कर लें या कन्फ्रंटेशन बना लें। ये सदर है अयूब ख़ान, वो मुनीर को भेज रहा है कि उनसे कहो यार जान। रमीज़ुद्दीन ने जवाब में कहा, हम अक्सरियत में हैं, आप अक़लियत हैं, अगर आप अलहदा होना चाहते हैं तो हो जाएं, लेकिन असल पाकिस्तान तो हम हैं। वो ये कह रहे थे, जिसकी शहादत से पता चलता है कि जनरल अयूब ख़ान बंगालियों के साथ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वो सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। यानी वो अपना इक़्तिदार में जायज़ हक़ मांग रहे थे ना, इन्हें हक़ देना नहीं था। अच्छा, यही वो साल था जब तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा हुसैन शहीद सहरवर्दी को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, तो ढाका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लग गए। हुसैन शहीद सहरवर्दी पाकिस्तान के मुख्तसर अरसे के लिए वज़ीर आज़म भी रहे हैं। ये हुसैन शहीद सहरवर्दी की नवासी बैरिस्टर शाहिदा जमील कहती हैं कि उनके नाना इलाज के लिए बैरूत गए, वहाँ उनकी पुरस्कार हालात में मौत हो गई। हम उन्हें मगरबी पाकिस्तान में दफन करना चाहते थे, लेकिन जनरल अयूब ने इजाज़त नहीं दी, इसलिए उनको ढाका में दफन करना पड़ा। उसके बाद इस कालम में बताया है कि इसी ज़माने में शेख मुजीब के मौक़िफ़ में बहुत सख्ती पैदा हो गई, और कुछ मुसन्नफ़ीन के मुताबिक उन्होंने भारत के साथ खुफिया राब्ते भी शुरू कर दिए। अच्छा, इस दौरान मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ 1965 के सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर्रहमान समेत मगरबी पाकिस्तान से वली ख़ान, गौस बख्श बजंजो, अताउल्ला मैंगल और सरदार खैर बख्श मरी से लेकर मौलाना मौदूदी तक सब ने फ़ातिमा जिन्ना की हिमायत की। लेकिन अयूब ख़ान ने फ़ातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट करार दिया और धौंस और धांधली से उन्हें हरा दिया। फ़ातिमा जिन्ना ढाका से जीत गई थी, ढाका से जीत गई, लेकिन मगरबी पाकिस्तान से हार गई। फ़ातिमा जिन्ना की शिकस्त ने बंगालियों को पाकिस्तान से मायूस किया। इस मायूसी का नतीजा 66 में शेख मुजीबुर्रहमान के 6 नुकात की सूरत में सामने आया। पहला नुकता यह था कि हुकूमत का किरदार वफाकी और पार्लिमानी होना चाहिए, यानी असल लड़ाई सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ थी। फिर 68 में शेख मुजीब को अगरतला साजिश केस में मुलव्वस कर दिया गया। अच्छा, वो अयूब ख़ान जो जस्टिस मुनीर की मदद से पाकिस्तान तोड़ना चाहता था, उसने मुजीब पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश का इल्ज़ाम लगाया।
इल्ज़ाम अदालत में साबित ना हो सका, शेख मुजीब की मकबूलियत मज़ीद बढ़ गई। आगे उन्होंने फिर मारूफ साफ़ी अल्ताफ़ हुसैन हसन कुरैशी की शेख मुजीब का जो उन्होंने इंटरव्यू किया, ये इंटरव्यू उनकी किताब मुलाकातें में मौजूद है। कुरैशी साहब ने मुजीब से पूछा कि मौजूदा बहरान का हल क्या है। मुजीब ने कहा कि 56 का आइन बहाल कर दें। कुरैशी ने कहा 6 नुकात तो कुछ और ही कहते हैं। मुजीब ने जवाब दिया कि 6 नुकात कुरान और बाइबल नहीं है, उन पर नज़र-ए-सानी हो सकती है। यानी वो ये कह रहा था, 6 नुकात जो लेकर खड़ा था वो उसको भी तब्दील करने की वो कह रहा था कि ये कोई वो नहीं है, इस पर हो सकता। फिर उन्होंने कहा, अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी को वही कहा जो रमीज़ुद्दीन ने जस्टिस मुनीर से कहा था, क्या कि हमारी आबादी 56% है, मगरबी पाकिस्तान अलहदगी का तस्वुर कर सकता है, हम नहीं कर सकते, वो हिस्सा अगर अलहदा होना चाहता है तो हो जाए। अच्छा, इस वाक़े के मतलब है उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि फिर वो आप अपनी कालम और मज़ीद बहुत इन्होंने मतलब है ये इख्तिताम बहुत ठोस हवाले दिए हैं। और इख्तिताम बताता हूँ, 1971 में खुफिया इदारे पाकिस्तानियों को लापता कर रहे थे, आज भी वही कुछ हो रहा है। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान खो दिया गया था और आज बहुत से पाकिस्तानियों के ख्याल में कश्मीर खो दिया गया है। 16 दिसंबर से सबक न सीखा गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान मज़ीद नुकसान उठा सकता है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में किसी जनरल या किसी जनरल न्याज़ी का एहतसाब नहीं हुआ। आइन तोड़ने वाला जनरल मुशर्रफ आज भी मफरूर है। तो बुनियादी तौर पे और सबक हमने क्या सीखे क्या नहीं सीखे इस पर मुझे तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है आपके सामने। यानी आज भी यानी मामला यही है। और लोग आज तक ये कहते हैं कि शेख मुजीब और या फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िम्मेदार थे, सियासतदान ज़िम्मेदार थे। कोई ये सोचने पर तैयार नहीं होता कि 13 साल की फ़ौजी हुकूमत थी और सियासतदानों को कि जी ये ज़िम्मेदार थे। अब ऐसा आदमी जो उसके बावजूद अगर ये कहता है कि सियासतदान ही ज़िम्मेदार थे, इन हक़ाइक़ के बावजूद अगर वो ये कहता है और दयानतदारी से ये समझता है, यानी वाकई ये समझता है, मकारी नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, दयानतदारी से ये समझता है कि वाकई सियासतदान ज़िम्मेदार थे पाकिस्तान के टूटने के, तो फिर ऐसे इंसान के शऊर के लिए दुआ की जा सकती है, लेकिन बहस नहीं की जा सकती। मतलब है क्योंकि ये इल्मी गुफ्तगू या आप जो यानी जो एक्सचेंज ऑफ थाट्स होता है, कन्वर्सेशन, उसका मतलब ये मुनाजराबाजी नहीं होता, चस्काबाजी नहीं होता। उसका मतलब ये नहीं होता कि जीतना किसने या तो हारना किसने है। ये पेशावर लोगों के काम हैं। ये मतलब ये कि मतलब अगर कोई नहीं मानता और आज भी ये कहता है तो बस ठीक है, अल्लाह ताला उसके शऊर को, इल्म को और हमारे भी इल्म को अल्लाह ताला पुख्ता करे और अल्लाह ताला हमारे क़ल्ब और जो रूह है उसकी आंखें खोलने में हमारा मददगार साबित हो और हमारे इल्म में इजाफा कर पाए। बस यही दुआ की जा सकती है, बहस नहीं की जा सकती। आगे चलें। 16 दिसंबर का दूसरा हवाला जो है, ज़ाहिर है कि APS के बच्चे और वो भयानक हमला, उस हमले पर तो सच्ची बात है मैं यानी बात करने के ख़ुद को इतना मजबूत नहीं पाता कि मैं उस सानहे की तफसील में जाऊँ या मैं उन बच्चों की तस्वीरें या उनका नाम, यानी वो मेरे लिए जज्बात पर काबू रखना मुश्किल है। मैं माज़रत करता हूँ, मैं उस हादसे पर तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इसके बावजूद अगर हमारे रियासती इदारे और सीधी बात है फ़ौज उस तरह का ऑपरेशन यानी जो हमने देखा पहले हुआ APS अटैक के बाद, और उसके बाद फिर हमने बड़ी हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ देखी और कुछ लोगों के नाम, उनके इंटरव्यूज़, उनकी प्रोटेक्शन, ये सब कुछ देखा, ख़ास तौर पे एहसानुल्लाह एहसान का मामला, उससे यानी नतीजा आम तौर पे यही अख्ज़ होता है। ख़्याल ये आता है कि शायद हमारी रियासत के कुछ हिस्से ऐसे लोगों की मदद करते हैं और सज़ा नहीं देते या हमदर्दी रखते हैं। इसको बेसिकली मैं इसको एक और जगह से खड़े होकर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे जब मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी, जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था, कुछ लोगों से मेरी बात हुई। हम बेसिकली मेरा ये ख्याल है कि हम वहाँ पे ना खौफ है, और खौफ ये है कि अगर ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया तो जिसको वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल ओनरशिप लेने के लिए तैयार कोई नहीं होता। हालांकि ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि जिस मुल्क की असल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप है वही मेरा मतलब है कि बेबस दिखाई देती है, पूरी कौम बेबस दिखाई देती है, तो फिर एक ऑपरेशन की क्या हैसियत है। बिल्कुल मतलब ये इशारा करेंगे तो जो भी वज़ीर आज़म होगा वो बेचारा लेगा आके पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी पड़ेगी उसे, वरना दूसरा वज़ीर आज़म आ जाएगा रातों रात, वो आके ओनरशिप ले लेगा। तो मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी हकीकत है कि पॉलिटिकल ओनरशिप मुमकिन है, ये बात भी हो। खैर मैं ख्यालों को घोड़े तो नहीं दौड़ा सकता, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, वो ये है कि अगर सख्ती से इन लोगों से निपटने की सलाहियत और ताकत हमारी रियासत में होती तो ये काम हो चुका होता। अदरवाइज़ भी हमारी रियासत का कोई रवैया इतना मेहरबानी और वो शफीक नहीं है कि ये
हमारे यहाँ तो एक कमज़ोर आदमी सारी ज़िंदगी इस बात का जुर्माना देता है कि वो कमज़ोर है, रिश्वत की शक्ल में भी देता है, ज़िल्लत की शक्ल में भी देता है, टैक्स की शक्ल में भी देता है। तो मतलब रियासत हमारी को ऐसी शफीक नहीं है कि किसी पे ख़ास वो मेहरबानी करे। अगर ये मेहरबानियाँ हो रही हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं उन लोगों से, तो उसका मतलब है कि ये खौफ मौजूद है कि हम इनसे नहीं लड़ सकते, और अगर हमने कोई फ़ाइनल इनके ख़िलाफ़ एक्शन किया या इस तरह का किया तो उसका नुकसान उठाना हो सकता है। मुमकिन है कि मुल्क अपनी मौजूदा जोग्राफिया कायम ना रहे, मुमकिन है कि इस तरह के ऑपरेशन के नतीजे में सारे मुल्क में आग लग जाए, मुमकिन है कि बिल्कुल ही डिस्टेबलाइज हो जाए सारा कुछ। तो ये वो ख़दशात हैं और खौफ हैं जो मेरा ये ख्याल है कि रियासत को रोक रहे हैं किसी भी फ़ैसला कुन जो इक़दाम होता। किए तो हैं कितने ऑपरेशन, अब अभी भी ऑपरेशन रद्दुल फसाद चल ही रहा है, ऑफिशियली ख़त्म तो नहीं हुआ। उससे पहले राहील शरीफ ने बाय द वे जो ऑपरेशन शुरू किया था, वो जो लोग डिसलोकेट हुए थे उस वक्त, उनसे वादा था कि 2 या 3 महीने में वज़ीरिस्तान आपको वापस भेज देंगे, नहीं हो पाया, साल गुजर गया। तो इससे ये लगता है कि मौजूदा भी सूरत हाल में अगर हमारी रियासत इन इंतहा पसंदों जिन्हें मुट्ठी भर दहशत गर्द कहा जाता है, अगर इनके ख़िलाफ़ कोई ये फ़ैसला कुन इक़दाम करें तो इनको ये इनका प्रॉब्लम ये कि वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। अफ़गानिस्तान में इनका ख़्याल ये था कि वो अशरफ गनी की हुकूमत है जो नहीं कर रही, अफ़गान तालिबान हमारे साथ रहेंगे, वो भी गेम उल्टी हो गई है, अफ़गान तालिबान अब फैसिलिटेट नहीं कर रहे पाकिस्तान को उस तरह से। तो ये एक इस तरह की लड़ाई है जो अगर मुस्तकिल की जाएगी तो फिर अफ़गानिस्तान से भी एक लड़ाई मुस्तकिल, और फिर उनका जवाब भी, और फिर ये सारे वो खौफ और ख़दशात हैं कि इस ऑपरेशन की जो कीमत होगी अगर वाकई संजीदगी सबको पकड़ना है, एक दफ़ा ये करना ही है काम, तो उसके लिए फिर वो यानी जो माहौल है उनके ख्याल में मुल्क में वो माहौल नहीं है, और या फिर ये है कि इनको ये डर है कि हमारे पास वो ताकत नहीं है, यानी हम कर तो गुजरेंगे लेकिन उसका फिर एक जवाब आएगा। तो ये ख़दशात हैं जो इनको रोक रहे हैं। बतौर पाकिस्तानी मेरा ख़्याल है कि आप भी मुझसे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि रियासत के इदारे अगर चाहें तो उनके पास कौम की हिमायत से अगर एक जायज़ हुकूमत हो, एक अवामी मैंडेट के साथ हुकूमत हो, कौम जिसको भी मुंतखब करे, वो जब एक हुकूमत जेन्युइन होगी और उसको इख्तियार और इक़्तिदार दोनों उसके पास होंगे, और सिक्योरिटी इदारे, रियासत के इदारे, सलामती के इदारे जब उसको ब्रीफ़ करेंगे कि ये सिचुएशन है और हमें एक फ़ैसला कुन एक्शन चाहिए और उसके ये नताइज हो सकते हैं और अफ़गानिस्तान से हमारी यानी बहुत मामला बिगड़ सकते हैं, तो लेकिन इसके लिए फिर दुनिया में जो हमारी स्टेबिलिटी और हमारी कैंपेन वो आपको करनी है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल ओनरशिप लेना। जैसे इराक़ में बरतानिया जैसे गया तो वो सारी ओनरशिप टोनी ब्लेयर की थी, यानी फ़ौज पे आप तनकीद नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी ने भी की, वो सारी इराक़ पे अटैक के ख़िलाफ़ जितने बड़े मुजाहरे लंदन में हुए, मुस्लिम दुनिया के किसी शहर में नहीं हुए थे इराक़ पे अटैक के ख़िलाफ़, और टोनी ब्लेयर ने बड़ी भारी कीमत अदा की, वज़ारत उस्मा चली गई, उसकी लेबर पार्टी आज तक रो रही है, लेकिन ओनरशिप उसके पास थी। फ़ौज को किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सारे जानते थे कि ये फ़ौज का फ़ैसला नहीं है, ये हुकूमत का फ़ैसला है। इसी तरह से एक जेन्युइन इलेक्शन के बाद अगर एक अवामी जो अख्तियार और इक़्तिदार वाली हुकूमत हो और वो फिर लीडरशिप यानी इसका ले और उसकी हिमायत और कौम की हिमायत के साथ फ़ौज फिर इस तरह के किसी ऑपरेशन में जाएगी, तो फिर जो उसके जवाब आएंगे उसके लिए कौम तैयार होगी। यानी जब जवाब आएगा उसका, धमाके होंगे या जो भी उसकी फिर में कीमत देनी होगी, उसके लिए एक पॉलिटिकल लीडरशिप भी बैठी होगी, तैयार होगी, पार्लियामेंट भी पहले से तैयार होगी, कौम भी पहले से तैयार होगी, और फ़ौज पे कोई तनकीद नहीं होगी। फिर फ़ौज, पूरी कौम फ़ौज के साथ ऐसे खड़ी होगी और हमारा मुल्क बच सकता है, क्यों नहीं बच सकता। फिर उसके बाद हम आराम से इनको दहशतगर्दों को भी सबक सिखा सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। मेरा तो यकीन यही है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो जिम्मेदारियाँ जिनके पास हैं, ताकत जिनके पास है, ग्राउंड इन्फॉर्मेशन जिनके पास है, वो कमांडर्स हैं, और वो अगर ऐसा नहीं कर रहे तो उसकी वजह हमदर्दी नहीं है, उसकी वजह शफ़क़त नहीं है, उसकी वजह कोई नज़रियाती नहीं है, उसकी वजह मेरा ख़्याल है मज़हबी भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह कैपेबिलिटी है, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, कि वो अगर उनको ये ख़दशा गुमान है कि अगर हमने ये ऐसा कर गुजरे तो फिर वो जो हालात उसके रद्द अमल आएगा वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी बात। ये है वो खौफ, वो ख़दशा जो उनको रोकता है। लेकिन क्या इस तरह रेत में सर देने से कोई बचा है? वो तो आ गए हैं, उनको वो तो इलाक़े भी मांग रहे हैं, पाकिस्तान से हुकूमत भी मांग रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं। तो एक ना एक दिन लड़ना तो होगा, वरना फिर वो तो लड़ ही रहे हैं। अब कामयाब किसी एक ने होना है, या तो हम हो जाएंगे, हम नहीं होंगे तो फिर वो हो जाएंगे। ये है। अभी लोग ख़त्म करते हैं। अल्लाह करे कि 16 दिसंबर जो है
हम सानेहात के हवाले से याद करते हैं, काश कोई ऐसी तारीख़ भी हो जिस दिन हम अपनी किसी खुशहाली का जश्न मनाएं। 28 मई एक था न्यूक्लियर, लेकिन वो बेवक़्त हो गया, भूख और फाके, महंगाई और हमारी कमज़ोर पोजीशन। तो चलें, बहरहाल इस दुआ पे ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़।